जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 डन, क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। और मेरे मशवरे में ये बात ज़हन में आ रही, मशवरा आपसे मैंने करके अभी डन भी मैंने खुद ही कर देना है कि MCQs कर लेते हैं। ये जाले वाला सवाल चूँकि फुल फ्लैज सवाल है तो हो सकता है इसको मैं कल नॉर्मल क्लास में करवा दूं, हो सकता है इसका डायरेक्ट मेथड करवा के इसका सोल्यूशन दे के होमवर्क में समझ कर लूं। इसको अभी नहीं छेड़ते। और ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा सवाल क्योंकि ये टॉपिक चल नहीं रहा, तो वो चल रहा है ना टॉपिक, तो इसलिए उस सवाल को कर लेंगे हम, कल में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो परसों भी हो जाए तो रनिंग टॉपिक है, जब परसों दोबारा हमने एक्स्ट्रा में मिलना है, लेकिन ये ना रह जाए। ठीक है, इन 4 सवालों की मुझे ज़्यादा टेंशन थी रेशो वाले से ज़्यादा। ठीक है, और आपको भी ज़्यादा टेंशन इन्हीं 4 की है, मुझे लग गया पता आप लोगों के रिमार्क्स वगैरह से और शक्लें देख कर कि जी ये ज़्यादा अच्छा रहा है सवाल। वो तो कल पता लगेगा ना जो करेंगे। अच्छा हाँ जी, अकड़ बकड़ कर लें। पहले MCQs करने हैं क्वेश्चन 5। अकड़ ही कर लिया आपने, तो बकड़ किसी ने किया ही नहीं। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ, मक्खी भी आगे पढ़ने, आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बह रहे हैं ये। अ कंपनीज कैश बैलेंसेस हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। पिछले साल की निस्बत कैश फ्लोज, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कुड अकाउंट फॉर दिस? डिलेड पेमेंट बाय डेटर्स। कहता है जी पेमेंट्स, डेटर्स जो है वो अब लटका के पेमेंट कर रहे हैं, इससे तो उल्टा कम होते हैं ना भाई ना। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड बाय, हाँ इससे बढ़ेगा है ना। और क्रेडिटर हैं वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स ने टाइम कम कर दिया, पेमेंट जल्दी ले रहे हैं तो कैश तो कम हो जाएगा इससे। ना जी ना, शॉर्टनिंग है, शॉर्टनिंग। हाँ अगर वो कह देते कि इन्होंने लंबा कर दिया है क्रेडिट पीरियड, फिर हम कहते हैं हाँ इस वजह से कैश हम क्योंकि पे नहीं फौरन कर रहे तो बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन एट हाई, हाँ हाई इंटरेस्ट रेट है, लो इंटरेस्ट रेट है, हमें इससे क्या नया लोन लिया है, लोन लेने से कैश बैलेंस ने बढ़ना है, कैश आया है। डिक्रीज, अच्छा ये तो हो गया ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग से लग रहा है एक ही होना था और वो सी ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा डी पढ़ तो लें। अ डिक्रीज इन फाइनल डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड प्रोपोज किया था, उसमें कोई कमी हो गई यार। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल इसमें, इसकी वजह से मैक्सिमम कैश बैलेंस बराबर रह सकता है, बढ़ तो नहीं सकता। मतलब वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अगर प्रपोज किया था, फाइनल डिविडेंड जो डायरेक्टर प्रपोज करते हैं ना उसको शेयर होल्डर्स ने आके अप्रूव करना होता है अगले साल। तो ये तो वैसे ही प्रपोज डिविडेंड होगा, अगले साल पे होगा, इसका कोई असर होना ही नहीं। और अगर असर लेना भी चाहें तो आप कहें जी डायरेक्टर ने कहा था 10 रुपये डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर्स ने कहा 8 कर दें, वो 11 तो कर नहीं सकते। तो इस डिक्रीज से कैश को इंक्रीज कितना को हो जाना था। लेकिन बहरहाल ये तो डिविडेंड प्रोपोज्ड है बाय डायरेक्टर्स, जो कि फाइनल है। फाइनल होने की वजह से हमें ये पता लग गया कि ये अप्रूव तो करना है शेयर होल्डर्स ने, इससे तो अभी कोई असर पड़ना ही नहीं। ठीक है, इससे कैश कम नहीं होना, इसकी एंट्री होनी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। जब ये पे होगा तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट तब होगा जाकर। ठीक है, तो इसमें तो कोई एंट्री नहीं बनती, सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। एप्रिकॉट, ये मुफ्त के 2 नंबर थे, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को ये मिले, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया था आप लोगों को बताऊं जो घर बैठे हो क्लास में आने से पहले जी, उन लोगों को ये मिले होंगे जिनको वो याद था इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड से ऊपर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। सवाल में रिक्वायरमेंट क्या थी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उस्ताद क्लास के अंदर छोटी मोटी बात भी जो लिखता है ना वो किसी वजह से लिख रहा होता है, पता होना चाहिए था आपको। कभी सवाल के अंदर ये फिगर देकर ये मांग सकता है, ये फिगर दे के ऊपर को फिगर मांग सकता है, ये फिगर नहीं दी बल्कि खुद ही यही फिगर मांग ली, मुमकिन था। इसलिए बताया था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस किसे कहते, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस किसे कहते हैं। अब ऐसे निगी सारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना लेते हैं जी। एप्रिकॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, पीबीटी, यहीं से तो स्टार्ट करते थे हम, 80। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, एडजस्टमेंट्स फॉर
नॉन कैश आता था ना जी, ये आपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना था, खुदा के लिए ऐसे नहीं करने लग जाना था, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में ऐड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पे आपने कर रहे होना था 80 + 75 डायरेक्ट दिमाग के अंदर फॉर्मेट चल रहा है, इतनी दफ़ा बना लिया आप। तो मेथड भी आपको इनडायरेक्ट ही ज़्यादा बेहतर आता ना, तो एमसीक्यू भी इनडायरेक्ट का ही था, डायरेक्ट का तो नहीं था, वो तो पढ़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर वॉज अ गेन ऑफ 25,000 ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका होता है, इसको लेस किया करते हैं। अब कैलकुलेटर पे ही आपने ये 25 भी माइनस कर लिया होगा। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल, पहले समझ नहीं भी थी, जुगाड़ लगाना था, आज तो समझ आई गई होगी। ऐसी बात पर्चे में भी तो आ सकती है ना थोड़ी बहुत प्लस माइनस के साथ, तो दिमाग उस वक्त क्या चला और क्या सोचा उसने, ये दिमाग को प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल आज पता लग गया आपको क्या होता है कि आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, उसने इंक्रीज बाय लिखा 19,000, नॉर्मल है, नॉर्मेलिटी होता तो वो खुद बताता कि ये नेगेटिव है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल सिर्फ लिखा हो तो मतलब पॉजिटिव है, यानी करंट एसेट्स ज्यादा होते हैं करंट लायबिलिटी से, ठीक है ना। अब वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल नेट करें, हमने कहा मतलब समझो एसेट ही बच गए ना, आज सुबह वाली बात के बाद एसेट ही बच गए, तो उसमें क्या आ रहा है इंक्रीज, तो इंक्रीज है तो समझो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो आते थे उनके अंदर हमने क्या करना है जी, हमने यूँ लिखना है, उसने सारा इकट्ठा दे दिया। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है, मैंने कहा यार उसने नहीं बताया कि ये नेट वर्किंग कैपिटल बोला ना उसने, नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब एसेट्स ज़्यादा थे, तो यूं ही समझ लो कि एसेट्स हैं। आज वाले सवाल के बाद तो समझ आ गई ना ये, ठीक है। तो एसेट्स समझो बढ़ गए, एसेट बढ़े तो कैश कम, कितना जी 19। उसके बाद माइनस करेंगे टैक्स, माइनस नहीं करना था क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़े, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए था। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, बस ये आंसर था 111 आ रहा है ना। अच्छा बच्चों, अब अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन एमसीक्यू, तो अगर किसी बच्चे ने 80 + 75 - 25 ठीक किया था और यही गलत कर दिया तो उसको साथ की हुई वर्किंग भी होगी तो उसके नंबर नहीं मिल सकते। यही अंडरस्टैंडिंग है हमारी आईकेप के साथ। एमसीक्यू के अंदर वर्किंग के मार्क्स ना होते हैं ना वो देते हैं, ना आपको ज़रूरत है वो शो करने की, आप कैलकुलेटर पे करें बस, लेकिन ज़रूरत हो तो ज़रूर करें वर्किंग। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ सही भी किया आपने तो उसके मार्क्स तो आपको फिर नहीं मिलने वाले, ठीक है। कुत्ता और सुखा ले तो अलग बात है यार, सही तो कर रहा था, चलो खैर है, 2 में से 1 दे देते हैं जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग्स पर शेयर, अच्छा इन प्रीवियस ईयर, अच्छा which of the following would result in increase in, which of the following would result in increase in earnings per share of previous year due to restatement, राइट इशू से। ये तो शेयर्स बढ़ते हैं, शेयर्स बढ़ते हैं डिनोमिनेटर में तो ईपीएस कम होती है, बोनस से भी शेयर्स, स्प्लिट से भी शेयर्स। हाँ ये तो एमसीक्यू क्लास में भी किया था यार, ये नहीं डालना चाहिए, कोई बात नहीं। एक और भी क्लास में किया था इत्तेफाक से, वो भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। यही दो सही में। विच टू ऑफ द फॉलोइंग में, एमसीक्यू ना ये बड़े किलर होते हैं, छोटी सी बात के ऊपर सारी बुनियाद पड़ जाती है। मे अपीयर इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग में अपीयर, हो सकता है ये अपीयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, हो सकते हैं ये 2 अपीयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर कोई बच्चा कह रहा है ये इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात हो रही है तो वो भी मैं मान लेता हूं, वो भी नजर आता है, लेकिन क्या इसके अलावा कहीं और नजर आता है, बोलो। क्या इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है? डेप्रीसिएशन का इंक्रीज मे बी शोन इन ऑपरेटिंग, मे बी शोन इन इन्वेस्टिंग, मे बी शोन इन फाइनेंसिंग, इज इट सो? इट मस्ट बी शोन इन, ये गलत ऑप्शन है, इसको नहीं सही कर सकते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मे का मतलब तो होता है वहां भी हो सकता है, और भाई ये यहां ही हो सकता है, यहां भी नहीं, ये यहां ही हो सकता है। क्या कह रहे हैं?
नहीं करने वाली बात, इसे को फिर ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए जी। इंक्रीज इन डेप्शन एक्सपेंस में नहीं है, ये तो मस्ट अपीयर होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में, देयर इज नो ऑप्शन। इंटरेस्ट रिसीव्ड पहली क्लास में बताया था, इट मे अपीयर इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इट मे अपीयरिंग इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट मे अपीयर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट मे अपीयर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहते हो तो वो पहला लेक्चर ओपन करके दिखा दूं? नहीं दिखाता, नहीं याद आई ये बात। वैसे जिस दिन मैंने आपको ये बताया था कि डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आ सकता है, फाइनेंसिंग में भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड वाला ऑपरेटिंग में भी आ सकता है, फाइनेंसिंग में भी, लेकिन हम डिविडेंड को फाइनेंसिंग में रखेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड को, इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग में रखेंगे। ऐसे ही है। उसके बाद मैंने दो और चीज़ें बताई थी, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम वगैरह। मैंने कहा था ये इनकम्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं, लेकिन ये भी ऑपरेटिंग में आ सकती हैं, पर हम इनको कहाँ रखेंगे? इन्वेस्टिंग में ही, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसी चीज़ है जिसमें ऑप्शन है कि ये कहाँ पे नज़र आ सकता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी और ऑपरेटिंग में भी। बस फ़र्क क्या होगा, जहाँ इंटरेस्ट पेड लेस होता था वहाँ पे नीचे जाके ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट पेड माइनस होता था, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस हो जाएगा। वो एंड पे नीचे जाके यहाँ पर जो हम लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे? लेस इंटरेस्ट पेड लेस टैक्स पेड। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड को यहाँ लेना है तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन मैंने इधर रखा नहीं था, ऑप्शन था। डिविडेंड पेड, हाँ ये तो सही है जी। ये कहाँ कहाँ जा सकता है? फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग में, बिल्कुल। ये भी मे अपीयर, मे अपीयर इन ऑपरेटिंग, मे अपीयर इन फाइनेंसिंग। हम करते थे फाइनेंसिंग में, स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया हुआ है। डेप्शन के केस में स्टैंडर्ड ने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसके केस में ऑप्शन है, इसके केस में ऑप्शन है। और सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई में भी कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वाला सिर्फ आ सकता है ऑपरेटिंग ओनली, और चौथे वाला सिर्फ आ सकता है इन्वेस्टिंग ओनली, ठीक है जी। तो फिर बी और सी करेक्ट थे। कितनों का ये एमसीक्यू ठीक था वैसे? अच्छा, इसमें मिलना चाहिए वैसे 0.5 मार्क, पता नहीं अभी एग्जामिनर देता है नहीं, मुझे बता देना फिर बाद में। आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इन्वेंट्री आइटम लॉस्ट इन फायर इंसिडेंट वाज इग्नोर्ड ऑल टुगेदर। इफ द एंटिटी फॉलोज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ करेक्शन? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एबनॉर्मल लॉस है? नहीं है। इन्वेंट्री अगर आग की वजह से ज़ाया हो जाए तो क्या आपके बिजनेस में नॉर्मली इन्वेंट्री आप आग लगा के बेचते हैं? एबनॉर्मल लॉस ही है ना। अब एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जो है वो मैंने आपको सिखाई थी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आपको सिखाई थी। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में सिखाई थी, जिसमें मैंने लिखा था फिक्स एसेट का एबनॉर्मल काश के मुझे नज़र आ जाए, आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरा दिल कहता है मुझे ये नज़र आ जाएगी, मेरा दिल तो कह रहा है। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है, हम अपने नोट्स में घूम रहे हैं। कोई मुझे ये बताने पे तैयार नहीं है कि हमें आसानी से समझ आ गया तो ये तो कुछ और भी बाद में पढ़ा देगा, इसको नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, ऐसे कह रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह। और मिल गया एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। कोई ये ना कहना कि हमने इंट्रो में नहीं पढ़ा था तो आपने भी नहीं बताया था, मैंने बता दिया था, मैंने बताया था। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की वजह से ये तो आता नहीं है। एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, अगर इंश्योरेंस वालों ने को पैसे दिए हैं तो। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर डेबिट, और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस क्रेडिट। अब इस सवाल में उसने सिर्फ यही कहा कि इन्वेंट्री लॉस्ट हुई, इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो कैश तो हो गया जीरो, ठीक है। अब जितनी इन्वेंट्री लॉस्ट हुई है, कोई भी फिगर अज्यूम कर लो, मिसाल के तौर पे 10 रुपए की इन्वेंट्री लॉस्ट होगी ड्यू टू फायर,
तो 10 क्रेडिट कहां, नहीं इन्वेंट्री ना बोलना, पीरियोडिक सिस्टम में हमारे सवाल का परचेजेस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये एंट्री लिख लूं अब जाके, इजाजत है आप लोगों की। कैश एम्बेजलमेंट, ये एंट्री फिर आएगी एनपीओ में, आपका अकाउंटेंट पैसे लेके 2-3 सवालों में भाग जाएगा, आपको निकालनी पड़ेगी फिगर, ये एंट्री फिर आएगी, बता रहा हूं, ये ना हो कि फिर आप कहें कि दस्सा नहीं। टर्म टेस्ट 2, इसकी एंट्री बनती है, अब तो हम कह सकते हैं पीएनएल डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ठीक है जी। पीएनएल का पता है ना आपको, जीपी के बाद आता है। कुछ भी फिगर अज्यूम कर लें, कुछ भी आप बताएं, मैं अकाउंटेंट, आप बताएं क्या फिगर हो, कितना आपका लॉस हुआ है? 58। इधर देखो, 58 की इन्वेंट्री जल गई। अब परपेचुअल नहीं है, पीरियोडिक सिस्टम है, तो परचेजेस क्रेडिट और कैश 1 रुपया नहीं आया, तो सारे का सारा क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर, सारे का सारा ही लॉस हो गया, ठीक है। अब ये एंट्री आपके सामने है। अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, अगर हम इस एरर को करेक्ट करें तो क्या असर पड़ेगा। पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस कम हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कम हो रहा है, और परचेजेस क्रेडिट, थोड़ी सी एग्जांपल भी बनानी पड़ जानी है आपको। वैसे पहले मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिर मैं प्रूफ भी कर दूंगा अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जबानी सुनो, कैसे, परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट, करेक्ट, परचेजेस कम हो रही हैं, परचेजेस इज एन एक्सपेंस, ये कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल सॉरी कम होती है, परचेज एक्सपेंस है, ये कम हो तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो जीपी बढ़ेगा, जीपी तो बढ़ गया। अब फौरन आपके दिमाग में आया जीपी बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, तो ठीक है बढ़ा लो 58 रुपए से आपने जीपी जो बढ़ाया है उसका असर नेट प्रॉफिट में भी ले जाओ। लेकिन अगली ही एंट्री क्या नजर आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस कम भी हो रहा है, तो वो इफेक्ट नील हो गया। वो जो अगले एडजस्टमेंट जीपी आगे जाके नील करती थी, 2-3 एडजस्टमेंट्स आई थी वो टाइम थी में, और उसमें मैंने कहा तो छोड़ो ऐसे होता है, लेकिन छोड़ो हम तो एक ही बार इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। ये वो कंफ्यूज करने वाली एडजस्टमेंट थी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सेल थी हमारी 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल 1000 रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल थी हमारी 700 रुपया, जीपी कितना है 300। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, बल्कि यूं कर लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये थे जनाब 50 रुपया, ठीक है जी, और नेट प्रॉफिट आ गया 250, ठीक है जी। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये एंट्री है, ये एंट्री क्या है, परचेजेस क्रेडिट, तो 700 की कॉस्ट ऑफ सेल थी, परचेज के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, बोलो कम होगी, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी कितने से, 642 आ गया, तो जीपी बताओ 1000 में से 642 माइनस करो, बढ़ गया, तो जीपी तो बढ़ा है, हमने भी कहा ठीक है। लेकिन ये तो परचेज का कम होना आया है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में करो या अलग से कर दो, चलो मैं अलग कर देता हूं, लॉस ड्यू टू आग कितना 58, ये लॉस बढ़ गया, जब ये लॉस बढ़ा तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, वही 250, मैंने काट के फिर वही लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जीपी तो बढ़ा था, जीपी का बढ़ना आगे जा ही रहा था नेट प्रॉफिट पे असर डालने, कि नेट प्रॉफिट के कम होने वाली एक आइटम आ गई, वो ऊपर वाला 58 का बढ़ना, इस 58 का कम होना, नेट में कोई असर नहीं डाला उसने, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। तो ये था जनाब हमारा एमसीक्यू नंबर 5, वेरी ब्यूटीफुल एमसीक्यू, ठीक है जी। और इसमें ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन, रीजन बीइंग दिस एग्जांपल। समझ आ गई है भाई, अब ठीक है। नंबर 7 पहले करते हैं। पाकिस्तान चेस करना शुरू कर चुका है, ऑल आउट हो गए हैं वो।
आखिर हो गए हैं 131 का टारगेट है, देखो हो गए ऑल आउट। 131 का टारगेट है वैसे रिस्की, ज़रा 100 से नीचे नीचे होता है। पाकिस्तान ने 6 बना लिया है, क्या है क्या एमसीक्यूज में हमारी यार विकेट गिरेगी ना तो अगली बार मैं एमसीक्यू कभी नहीं कराऊंगा तुम्हें, टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं जज्बाती बहुत हूँ इस मामले में। यूँ ना करो, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वैसे स्कोर ज़रा ज़्यादा हो गया हमारे हिसाब से, पुरानी पाकिस्तानी टीम के लिए तो बहुत था, लेकिन अब थोड़ी सी कंसिस्टेंट हुई है हमारी बैटिंग, थोड़ी सी मामूली सी। तो अगर 50 रन तक कोई विकेट ना गिरे तो फिर 50-50 हो जाएगा। Which of the following statement is or are correct? Number 1, earning per share amount should not be presented if there are negative। नहीं भाई, हमने कहा था, मैंने आपको ये एमसीक्यू क्लास में करवाया था, पता नहीं वो जिस एक्स्ट्रा क्लास थी ना, किसने वो क्लास नहीं ली थी? नहीं ली थी जिसमें मैंने एमसीक्यूज करवाए थे ईपीएस के। हाथ खड़ा करें, देखें अब उनके लिए ये सरप्राइज हो गया ना। तो ये समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास जो होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक्स्ट्रा है, दफा करो, ये ज़रूरी होता है काम, लेकिन नॉर्मल क्लास में इसको रख के नॉर्मल टॉपिक का टेम्पो नहीं तोड़ा जा सकता। वो एक चीज़ चल रही होती है, सिमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट तरतीब से उस्ताद बना रहा होता है, आज ये करवाया कल वो करवाया, बीच में मैं टर्म टेस्ट एक दिन डिस्कस कर देता हूँ, ये 2 दिन लगने थे इस पर, भूल जाना था कैश फ्लो में क्या चल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए किया जाता है इसको अलग से, ताकि इसको आप अलग ही रखें, और अगर कोई जेन्युइन मसला है तो वो सुन भी सकते हैं एंड पे, लेकिन वो सुन लेना होता है, ये 31 जुलाई से पहले सुन लेने हैं आपने सारे बी पार्ट ऑफ जो रहते हैं। अच्छा देख लो, एमसीक्यू आगे 1 नंबर का, 49 मार्क्स पे बच्चे फेल हो जाते हैं, वैसे बता रहा हूँ। अर्निंग्स पर शेयर शो करेंगे, ठीक है जी। अगली बात, इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड, मतलब अगर नेगेटिव भी हो ना तो अर्निंग मतलब वो लॉस पर शेयर आ जाता है, पर शो करते हैं नेगेटिव साइन कर देते हैं, फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट नेगेटिव साइन, ठीक है। इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड, यस। तो ओनली 1 is correct, only 2 is, C is the correct option, only 2 is correct. And now here comes the beautiful one, the heavy one, but only for number 1. So there is no problem at all if you did not got it right. अभी करवाया भी है वैसे, इससे मिलता जुलता, लेकिन ये जरा डिफरेंट था। कहता है क्विक रेशो एंड करंट रेशो 31 दिसंबर पर थी 1:1, 1.25:1। करंट रेशो होती है ना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और उसके बारे में वो कह रहा है जी 1.25 टाइम्स है, यानी 1.25:1, ठीक है। चलो ऐसे ही लिख लेता हूँ। उसके बाद क्विक रेशो है, क्विक रेशो में करंट एसेट्स पता नहीं कितने हैं, लेकिन वो कहता है इफ इन्वेंट्रीज एट दैट डेट आर 45 मिलियन, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस करें, नीचे करंट लायबिलिटीज ही रखें, तो हमारी रेशो हो जाती है 1:1। पहले तो सवाल समझना था, ये समझ आ गया था। चलिए अब अगली बात, मुझे कोई इसका मतलब समझा दे कि 45 को जब, देखो करंट लायबिलिटी सेम है, करंट लायबिलिटी कितनी है 1:1, ऐसे ही है ना, ये तो सेम रही ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करें तो लायबिलिटी 1 रुपया है, और अगर करंट एसेट्स में इस इन्वेंट्री को एडिड रहने दें तो 1.25 रेशो है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि इन्वेंट्री 45% ऑफ लायबिलिटीज है। नहीं समझ आई? सॉरी आई एम सॉरी, 25% ऑफ 45 तो फिगर थी ना दिमाग में आ गई, ठीक है, सॉरी। मैं ये कह रहा हूं कि हम 1.25 रेशो है, अगर इसमें से 45 रुपए की इन्वेंट्री निकालते हैं तो रेशो 1 पे आ जाती है।
1:1 मतलब ये तो इक्वल हो गए ना, ठीक है। 1 रुपया अगर एसेट है तो एक, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं करंट एसेट्स में से 45 कम करता हूं तो वो करंट लायबिलिटीज के बराबर आ जाते हैं। मतलब जो 45 है वो कितना डिफरेंस लाता है रेशियोज में, 25%। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये 45 रुपए की जो इन्वेंट्री है ये 25% ऑफ लायबिलिटीज है। बस फिर एमसीक्यू हो गया अगर मैं ये कह सकता हूं तो। यानी अगर नहीं समझे, कोई बात नहीं, अज्यूम कर लूं मैं 100 की लायबिलिटी है, अज्यूम कर लूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर 100 रुपया लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं करंट एसेट्स में से 45 कम करूं, मैं करंट एसेट्स में से 45 कम करूं तो वो भी 100 रुपया हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 45 है वो करंट लायबिलिटीज का 25% है, क्योंकि रेशो में कितना चेंज आ जाता है, इस 45 के कम होने से 25.25 मीन्स 25, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ये जो 45 है ना, 45, ये 45 जो है ये 0.25 है, ये कह लें या 25 कह लें, मैं इसको 1 पे ले जाना चाहता हूँ। यानी कि अगर 45 इन्वेंट्री है और ये 25% है करंट लायबिलिटीज का, तो फिर करंट लायबिलिटीज कितनी है, 100 कर लो या 1 कर लो। यहाँ 0.25 करना है तो यहाँ 1 कर लो, यहाँ 25% करना है तो यहाँ 100 कर लो, आपकी मर्जी है। ना 100 अज्यूम करो, मैंने मिटा दिया इसीलिए, ठीक है। तो आंसर बताओ, 180। आप कहते हो नहीं सर मैं तो इसको ना 100 अज्यूम करूंगा, ठीक है, वही ये रेशो बन जाएगी। 45 तो अपनी जगह सवाल नहीं दिया हुआ है ना, ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, वो 180 ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा खूबसूरत ब्यूटीफुल एमसीक्यू था। इसमें आंसर क्या है, जी इक्वेशन बना लें, मुझे आंसर चाहिए, मुझे 180 का आंसर चाहिए, वो सही है। आपने बेशक 7 वाले से देख कर लिख लिया हो, एमसीक्यू के अंदर तो इसका आंसर भी सही है, देखना नहीं है वैसे, ठीक है ना, हो सकता है वो गलत हो और आपने सही किया हो। और वैसे भी मेरे मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा ये जायज़ भी है या नहीं फ्यूचर में फिर मेरे लिए ये डिग्री यूज़ करना। सीए वाले भी होते हैं मुफ्ती, ऐसी बात नहीं है, हाँ बस ढूंढने की ज़रूरत है, मिल जाएंगे ऐसे बहुत से, ठीक है। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे ये हजरात होते हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब वो ज़माना नहीं रहा। रैम्बो, ये भी मैंने नाम बदला था, ये भी करंट अटेम्प्ट का सवाल था, ठीक है। अच्छा जी, अब वैसे तो मैं बाय द वे थक गया हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करके ये सवाल बस करवा देता हूँ और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम रेशोस का सवाल नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। और यार वही, अब जाहिर सी बात है, समझ तो खुद भी समझ जाया करो। Rambo has extracted following information for the purpose of preparation of statement of changes in equity। ये तो वही है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट ये है, वो कह रहा है was not incorporated, कुछ नहीं हुआ था जो होना चाहिए था। तो और है भी ये कब, 21 में मसला हुआ, हम कहाँ खड़े हैं 22 में, तो ये IS 8 अप्लाई हो रहा था इसमें, ये मसला था, वरना तो सिंपल सा स्टेटमेंट इक्विटी का सवाल था। खैर ये भी कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया था, हिम्मत करके सवाल शुरू ही करना होता है। इस 15 में से 12-13 नंबर तो फिर भी मिल जाने थे, चाहे ये एडजस्टमेंट सही होती चाहे ना होती, हिम्मत की बात होती है बस, ठीक है। तो शुरू करें काम। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर RLs, चुप कर जाओ बस। 22 में खड़े हैं, 22 में खड़े हैं, इस एडजस्टमेंट को ज़रा पढ़ा दूं ताकि प्लानिंग हो जाए, ठीक है। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ RLs हेड ऑफिस बिल्डिंग वॉज डिटरमिन्ड एज 400 एज ऑन 31 दिसंबर 21। ये तो पिछले साल के आखिरी दिन की बात है कि रीवैल्यूड अमाउंट उन्होंने 400 डिटरमिन की थी। हाउएवर रीवैल्यूएशन वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज द चेंज इन रीवैल्यूड अमाउंट वॉज कंसिडर्ड टू बी टेम्परेरी बाय RLs मैनेजमेंट। यार हद हो गई, मतलब अजीब इन्होंने ये तो फनकारी लगाई है, मतलब ये क्या बात हुई यार, टेम्परेरी है भाईजान रीवैल्यूएशन की, ये टेम्परेरी है, मॉडल रीवैल्यूएशन है ना। कैसे पता लगा, पहले भी सरप्लस आ रहा है,
ट्रांसफर है, मॉडलर रिवैल्यूएशन यूज कर रहे, तो ये कोई बात नहीं होती, टेम्परेरी है। क्या मतलब, अगले साल कम हो जाएगी तो कम होगी, तो दूसरा रास्ता है ना, रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर लेना ना, ये तो बेतुकी बात है। द हेड ऑफिस बिल्डिंग हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 350 ऑन उस दिन जिस दिन ये सरप्लस आया था, ठीक है ना, जिस दिन ये रिवैल्ड अमाउंट आपने निकाली थी, सरप्लस तो नहीं निकाला ना, 31 दिसंबर 21 पर बुक वैल्यू उस दिन कितनी थी 350, और रिमेनिंग लाइफ उस दिन कितनी थी 10, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात है उससे भी पुरानी, वो क्या है, आर रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ 24 मिलियन वॉज रिकॉर्डेड ऑन प्रीवियस रीवैल्यूएशन। यहां से भी पता लग गया कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे थे। अब आप कह रहे हो जी पिछले साल तो लॉस था, पिछले साल तो लॉस था, और यहाँ पे ये कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सरप्लसेस आ रहे हैं, 19 में भी था। भाईजान ये सरप्लस सारे एसेट्स का है, ये तो एक बेचारे की बात हो रही है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग की बात हो रही है, बाकी भी बहुत सारे एसेट्स इनके पास मौजूद होते हैं, तो इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना कि 19 में लॉस था और ये कह रहे हैं जी कि 19 के एंड पे और 20 के शुरू में शायद जो है वो प्रॉफिट सरप्लस है। तो भाई बहुत सारे एसेट्स होंगे, उनमें से एक की ये कहानी है, ठीक है। तो बाकी सब नॉर्मल चल रहा है, इस एक ऑफिस बिल्डिंग में गड़बड़ हुई है। अब चूंकि आप खड़े हैं 22 में और ये गलती हो गई है 21 की, तो इसका मतलब 22 के साथ साथ 21 की चेंज इन इक्विटी भी बनाएंगे। उन्होंने भी कह दिया था अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स, ना भी कहते तो आपको पता है ये सेट लग गया, हमने बनानी है, मैंने कहा था आपको इस टॉपिक में, ठीक है। अगली बात यह है कि उससे आगे जाने की, 19 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं, उसने बताया कि वो गलती है, इसका मतलब ओपनिंग 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करें काम। कहाँ गया हमारा पर्चा, टर्म टेस्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो डायरेक्ट ही आए हम, 1 2 3 और फिर 5। दरम्यान में एक लंबा सफ़र था, एक आग का जाले लिमिटेड था, उसको हम पार करके आ गए हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज, अब वो अंग्रेजियाँ आपने लिख लेना है, ठीक है ना। RL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हाँ अपने मतलब की चीज़ मैं ज़रूर लिखूँगा। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून नहीं 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 22, ठीक है जी। अब जब ये 31 दिसंबर 22 लिखा गया तो अब आपको पता लग गया कि एक बार तो वैसे क्या लिखते होते हैं, एक बार ओपनिंग, काफ़ी सारी लाइनें छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास गुंजाइश होती है, मैं लाइनें बढ़ा लूँगा, कम कर लूँगा, ठीक है। क्लोजिंग और फिर एक बार क्लोजिंग। अब वो ऊपर वाला उठाया और इधर लिखा। देखो अभी तक मैंने ये तीसरा सवाल, MCQs तो चलो साइड पे कर दो, तीसरा सवाल मैं करवा रहा हूँ। 3 डिफरेंट टॉपिक्स थे, क्या इनमें किसी एक में भी ऐसा हुआ है कि जिस तरतीब से हमने सवाल शुरू किया था क्लास में उससे हट के शुरू किया हो? और सारे सवाल हुए हैं ना, तो आपने भी बस यही करना है। पर्चे में कभी कभी खतरनाक सवाल भी आ जाते हैं किसी टॉपिक से, लेकिन उसी पर्चे में आसान भी होते हैं। तो खतरनाक का हल यही है, जैसे सिखाया था बस अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, उसमें से भी पासिंग मार्क्स मिलेंगे आपको। आसान तो वैसे ही आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए आता है, ठीक है। हर सवाल को अटैम्प्ट करना है, हर सवाल में पासिंग मार्क्स पड़े होते हैं, मुश्किल को छोड़ के। गिवन टाइम एंड पे बताऊंगा, 1.8 से मल्टीप्लाई जो करवाता होता हूँ ना आपको हमेशा, ये आपने हर सवाल में करना है, ये प्रैक्टिस में भी करना है, प्रेप लीव में भी करना है, टेस्ट में भी करना है, तभी जाकर ये मैनेज होगा। मार्क्स इंटू 1.8 करो, एक सवाल के 25 मिनट हैं, 25 मिनट में हो गया, अच्छी बात है। 1-2 मिनट में लपेटा जाए तो ठीक है, वरना इसको छोड़ो और अगले सवाल पे जाओ। अगर वो नहीं हो रहा, फंस गया, और अगर हो रहा है तो चलो 2-4-5 मिनट लगा के उसको पूरा कर लो, फिर किसी अगले सवाल में स्पीड तेज़ भी करो। शुरू में जो सवाल शुरू में करते हो अच्छा आता होता है, उस सवाल को बना के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्पीड स्टार्ट से ही ऐसी खींच के रखो कि बस एक जैसी राइटिंग रहे, ना कि शुरू वाला बेहतरीन और एंड वाला खुद को समझ नहीं आता। पढ़ के देखना कभी, तो ऐसे नहीं करना, स्टार्ट से ही स्पीड बना के रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, 31 दिसंबर 22 इधर आ गया, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 21 और फिर 31 दिसंबर 20 कर लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर है 1 जनवरी 21 लिख लें। उसके बाद आखिरी पॉइंट आपने पढ़ा था, उसमें पता लगा था ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये 3 कॉलम्स तो थे ही। ये 0.5 के अंदर उन्होंने 50 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। जालमों ने अगर रिडीमेबल किए होते तो हमारी बचत हो जाती।
हमने बनानी थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो उसमें नहीं आना था, लेकिन उन्होंने इरिडीमेबल इशू कर दिए। अब ये इक्विटी का पार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर मैंने कहा था साथ ही आएंगे, जहाँ इक्विटी आएगी नज़र वहीं पे ये भी आएंगे, उसके साथ साथ इसका मतलब 3 कॉलम थे, चौथा ये आ गया। और ये भाईजान 10 रुपये का शेयर था, 15 पे इशू हुआ है, प्रीमियम भी आ जाएगा। अच्छा वैसे तो राइट इशू भी हुआ था, ये भी 20 रुपये का शेयर इशू हुआ है और शेयर ऑर्डिनरी की फेस वैल्यू भी 10 है, तो प्रीमियम तो इससे पहले का ही आ चुका होगा। इसका मतलब मेरे पास शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी वाला, शेयर कैपिटल इरिडीमेबल वाला, शेयर प्रीमियम वाला, रिटेन्ड अर्निंग्स वाला, रिवेल सरप्लस वाला, ये 5 अकाउंट्स वाला हैं। ठीक है, अकाउंटे वाला होते हैं ना जैसे जनाबे वाला, तो ये 5 अकाउंट्स वाला हैं। और टोटल का कॉलम उसने कहा है रहने दो, उसने कहा कुछ सहूलत मैं भी दे देता हूँ, रहने दो। ठीक है, अच्छा और कुछ नहीं, फॉर्मेट बन जाए, ये एडजस्टमेंट हो जाए, फिर भी मैं मुतमईन हूँ, छुट्टी दे सकता हूँ। लेकिन अभी तो नमाज में माशाल्लाह 40 मिनट पड़े हैं, जिसमें से 5 मिनट पहले हम ख़त्म कर दें, आधा घंटा तो है ही। अब ये सवाल आधे घंटे का है, एडजस्टमेंट अगर हो जाए ना, वो जो मैं करवाने लगा हूँ रिवैल्यूएशन वाली, उसके अलावा सवाल में जान नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दूँ, कहाँ से करूँ? ये पहली बार सवाल आया ना, पिछली बार नहीं करवाया, ये पहली बार करवा रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो कॉपी पेस्ट करके लाता आपकी सहूलत के लिए, समझाता और कहता ये लो, समझाता और कहता ये लो। ठीक है, लेकिन ये मैं मजबूर इसलिए हूँ, ये मैं ज़िंदगी में पहली बार सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी चलें जी, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग, इसलिए ज़रा प्लानिंग भी ज़्यादा चल रही है। सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ज़्यादा ही नीचे आ गया, ज़रा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भाई ऊपर हो जाए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद रेवोल्यूशनरी नहीं, पहले शेयर प्रीमियम कर लेते हैं, शेयर प्रीमियम, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, अपनी तरतीब पे चल पड़ते हैं, चलो रिटेन्ड अर्निंग्स और रेवोल्यूशनरी सरप्लस। और टोटल का कॉलम भी बना दें सर, उसने कहा था ना बनाओ, मैंने फिर भी बना दिया। मैंने कहा क्या याद करेगा, कोई ज़रूरत नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करना, बचाना है, उसका कोई नंबर नहीं मिल जाने आपको। ठीक है, चले अच्छा जी, आप ज़रा ओपनिंग शोपनिंग लिख के मुफ्त के नंबर ले लें पहले। ठीक है, पॉइंट 7 में लिखता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑन 1 जनवरी, ये भी पढ़ना होता है। सिर्फ यहाँ पर ये कहा था कि 31 दिसंबर लिख लो, तो अन्य वाह 31 दिसंबर नहीं लिख लेना था, ऊपर उसने लिखा हुआ था 1 जनवरी पढ़ना था। ऐसे भी एक सवाल क्लास में किया था हमने। ठीक है, तो 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 20, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 बैठे बैठे सारी क्लास पढ़ाई आज उसने, हैं हार्डर हामी देखो कि चेक किया उस्ताद की, बैठे बैठे आज क्लास पढ़ाई है सारी उसने। कहो तो सवाल नहीं हुआ जो मैंने खड़े होकर करवाना था, मैंने तो फॉर्मेट भी बनाया, ये तो मुझे मेरी मेहनत ही जाया गई है, मुझे अब अगली बार दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ वो तो मैंने पहले बताई थी। अच्छा यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूलने ही लगा था, ये पर्चे का सवाल है। आपने पर्चे के अंदर ये लिखा था, ये लिखना होता है लाजमी। ठीक है, ये लिखना होता है लाजमी। अच्छा चलें जी, वापस आएँ। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 जनवरी 21 है, तो इसको छोड़ें, ये सिर्फ ओनली टू परेशान यू था। कितने बच्चों ने ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया? अन्य वाह, शुरू किया सवाल, बताए होंगे एक, माशाल्लाह एक, और एक ही है। नहीं, ये तो एक था जिसने सच्ची बात की, या तो बाकियों को समझ नहीं आया मैंने पूछा क्या है, या तो यहां तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सवाल पढ़ा ही नहीं टेस्ट में, पहली बार पढ़ रहे हैं जिंदगी में। अच्छा चले, लो भाई, ये मुफ्त के नंबर, इसको यहां पे लिखने के नंबर हैं 800, कुछ नहीं है, जितने भी होंगे इंशाल्लाह। 715, 399। उसके बाद ये पॉइंट तो गया हो। अगली बात, 5% डिविडेंड दिया गया है ऑल शेयर्स पे अक्टूबर 22 में।
ऑल शेयर्स पे 22 में, 21 में तो कोई नहीं है ऊपर। चलो ये तो 22 की एडजस्टमेंट है, इंशाल्लाह देखेंगे। यकम जुलाई 22, ये भी 22 की है, इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। इररिन्यू प्रेफरेंस शेयर जो इशू हैं, ये कोई डिस्पोजल हुआ है जी 2022 में ही हुआ है, इसको भी देखेंगे। इसका मतलब इससे ऊपर ऊपर की कहानी है फिलहाल हमारे सामने, ठीक है। देखो भाई 3 दिन लगे हुए वैसे नहीं जाया जाते, ये आईकेप के सवाल हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ओसीआई करते आए हैं यहाँ पे, फिर वही सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है। नेट प्रॉफिट है, उसके बाद रिवन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, ये ओसीआई का आइटम होता था। इतनी प्रैक्टिस की थी कि अब ये बातें करते हुए जहन में हैं, वरना एक दफ़ा समझाने से हर बार इस तकलीफ से मुझे गुजरना पड़ता। तो मैंने एक बार 2-3 दिन वो तकलीफ बर्दाश्त की थी, आपने भी की थी, ठीक है, कि चलो ठीक है, आप नहीं यार पता नहीं क्या रोज़ वही काम, चलो ठीक है कर लेते हैं। आप कर लेते थे, आपका भी भला हो गया, मेरा भी भला हो गया। अब ये जब एडजस्टमेंट आती है तो दिमाग के अंदर मैप बना होता है कि पैट से ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, और पैट के बाद ओसीआई के बाद अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम है, और ये दो चीज़ें ऐसे अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के सरप्लस में और प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में, और फिर ट्रांसफ़र की एंट्री विद इन इक्विटी। अब ये बात की वो 3 दिन की मेहनत है, तो ये बातें ऐसे हो रही हैं, और आपका चेहरा मुझे बता रहा होता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी समझ आ रही है। वरना तो ऐसे जब मुंह होता है ना बच्चों का, मैं फ़ौरन समझ लग जाती है कि लो भाई कम उनियत हो गया। नेक्स्ट, ये तो हमारी फेवरेट एडजस्टमेंट है ना आज की, ठीक है। उसके बाद 15 मई पर राइट इशू हुआ है, और 1 फरवरी पर बोनस इशू हुआ है। चलें ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गए। 20 का क्या करना है यार, क्या करना है यार। 21 और 22 की चेन इक्विटी बना रहे हैं। मतलब इतना डाटा क्यों देते हो यार आईकेप, क्यों देते हो यार, परेशान करने के लिए हमें नहीं चाहिए हमें। ओके डन। अगली बात, इन प्रॉफिट्स में अगर गलती होगी तो ये गलत लिख कर सही कर लेंगे, ये ओसीआई में गलती होगी तो गलत को लिख के सही कर लेंगे, ये प्रॉफिट्स में गलती होगी तो गलत को लिख के सही कर लेंगे। इधर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, या हो सकता है कोई चीज़ आ जाए तो लिख सकते हैं। गलती है ना, गलती होगी तो फिर नहीं था, जीरो था उसको बढ़ा लिया, ठीक है। चलो जी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ओपनिंग हमने लिख लिया। 1 फरवरी पर क्या हुआ है, बोनस इशू 10% एज शुक्र है उसने लिख दिया, क्योंकि प्रीमियम तो पड़ा ही नहीं था, मजबूरन हमें करना ही रिटर्न अर्निंग से पढ़ना था, ठीक है। कितने परसेंट बोनस इशू है, 10%। का लेटेस्ट बैलेंस क्या है, अब देखो ना, जिसको नहीं समझ आ रही थी रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट की, लेट्स से हाथ पांव तो उसने भी मारे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें से भी उसने नंबर लिए होंगे, लेकिन जिसको उसकी कख समझ नहीं आई, इसकी समझ तो आनी चाहिए थी, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बोनस इशू, फाइनल डिविडेंड, और वो है बोनस, और वो निकलेगा 800 इंटू 10% करके, और मुझे एकदम से अंदाज़ा होगा कि इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और ये बड़े मज़े का काम हो गया एकदम से, ये कुछ चीज़, हाँ बस एक ब्रैकेट बेचारी बस रह गई है, ठीक है जी। चले, कितना आंसर है, उसी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, बोनस है, शेयर्स बढ़ गए हैं, और अब इसके बाद राइट इशू होना है तो इनको भी देखना था। ये काम तो कई बार किया है, इसकी तो बहुत प्रैक्टिस की है। अब शर्म आनी चाहिए आपको अगर इस सवाल में भी आपने 15 में से 10 नंबर नहीं लिए थे तो भाई उस पे शर्म ही आनी चाहिए। पासिंग मार्क्स तो हों और थोड़े ज़्यादा हों पासिंग मार्क्स से। नेक्स्ट है 1 टिक हो गया। 2, 15 मई 21 पर RL issued right shares for 20 per share. Right shares were issued at a proportion of 1 for every 4 shares held. अच्छा, इस टॉपिक में हम 1 for 4 को परसेंटेज बना लेते थे, नहीं भी बनाना चाहेंगे ना तो पुराने, अब तो EPS वाले तरीके से भी हो जाएगा, 25% कर दें। नहीं सर हम अब अभी भी EPS हमें पक्का याद हो गया, हमने वैसे ही करना है, तो ठीक है वैसे कर लो। ऊपर शेयर्स आ रहे हैं उनको डिवाइड करो, हर 4 वाले को 1 डिवाइड करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 1 से, फिर भी वही 25% आ जाना है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो तरतीब रखी हुई थी वही रखी है। इस टॉपिक तक हम क्या करते थे, अगर वो इस तरह से आपको बोनस देता था, डिविडेंड देता था, तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है, ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं। तो राइट इशू है, अब राइट इशू है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो चुके हैं जी, 880। ये मैंने क्या किया है जी,
880 प्लस 800 प्लस 80 अलग शो नहीं किया, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देख लें। ये मैंने 800 नहीं शो किया, वो मिलता जुलता ही बड़ा ना, 800 880, ये 880 है। ये क्या है? 880 है, यानी ये टोटल शेयर्स कितने हो चुके हैं? बस अब इन्हीं की प्रोपोर्शन में। ठीक है, ठीक है भाई। क्या ढूंढ रहे हो भाई? रजिस्टर में क्या ढूंढ रहे हो यार? रजिस्टर को बाद में देख लेना क्लास के बाद, अब ये सवाल कर लेना है, टेस्ट है सामने। अच्छा जी, तो 880 पर लगाया हमने 25%, तो कितने शेयर्स आए? ये 220 क्या है? देखो ये 880 क्या है? शेयर्स इमीडिएटली बिफोर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रुपीज़ है। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम, इट्स ओके, आई नो आई एम ओके, इट्स ओके। ये क्या है? एक तो जगह और बनाए, मुझे ज़रा जगह खुली डुली चाहिए जी। राइट इशू में सबसे पहला स्टेप होता था नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकालना है। उसमें हम जितना शेयर कैपिटल होता था, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने इसको शेयर्स बना लिया। ठीक है, अब शेयर कैपिटल रुपीज़ में शेयर कैपिटल कितना पड़ा था? 880। हर एक शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू होती है ना, हर एक शेयर की फेस वैल्यू सवाल में गिवन थी 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। अब इसको नहीं बताना कितने शेयर्स हैं, 88 मिलियन शेयर्स नहीं बताने, टाइम जगह नहीं मेरे पास ना, टाइम है। ठीक है, इसको अब जो निकले हैं उनको मल्टीप्लाई किया 25% से, एग्जैक्ट 22, ये 22 मिलियन शेयर्स आ गए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है इशू प्राइस से, इशू प्राइस से 10 से नहीं 20 से करके वहां 10-10 कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारी एक ही वर्किंग रहे, यही सिखाया था। ठीक है, उठ पैर सारे उठ पैर नजर आ जाएगा जी। 20 पर शेयर कितने पे हो चुके हैं जी? 20 पर शेयर। कहते होंगे दिल में, ऐसे कहते रहें जी। अब 22 मिलियन शेयर 10 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल में, और 10 से मल्टीप्लाई करके फिर शेयर प्रीमियम। तो बताएं जी, शेयर कैपिटल में क्या आएगा? तो कैश तो डेबिट हो गया ना 20 से कैश अकाउंट में, और 220 से शेयर कैपिटल क्रेडिट। सुभान अल्लाह, क्या एंट्री है भाई। मुझे लगता है आपको काम है आज मेरे साथ, आप नहीं है ऐसे ही बस दिल पशोरी के लिए आ रहे हैं। वेलकम वेलकम, हैव अ सीट, डोंट वांट एनी सीट, हैव अ बेंच। ओके, इंग्लिश इज कमिंग फास्ट, यू नो गाइस, गाइस इज ओके। अच्छा जी, राइट इशू हो गया, चलें आगे। उसके बाद क्या है? अब तो बस गलती ही रह गई है, तो मेरे ख्याल में पहले इनको उठा लेते हैं प्रॉफिट्स को। ठीक है, मक्खी भी पढ़ने आई हुई है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ओ आई मिस्ड, यू हिट, आई मिस, यॉर्कर मारा था ना आप लोगों ने जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट थी इसमें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 0.5 पर शेयर। कितने शेयर इशू किए हैं? अभी बताया मैंने, 22 मिलियन शेयर्स। कितने शेयर इशू किए हैं? 22 मिलियन शेयर्स। हर शेयर पे 8 आने की इशू कॉस्ट भी है, तो क्या आंसर आता है? 11 मिलियन रुपीस। हाँ, परेशान नहीं होना, बड़े पैसे आए हैं, दिल छोटा ना करो। पैसे कितने आए हैं? 440 मिलियन रुपए। तो उसमें से 11 मिलियन अगर इशू कॉस्ट भी आ गए तो टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, खैर है। ठीक है, ओके। अब इसकी एंट्री की बात करो, क्या सिखाया था? शेयर प्रीमियम है तो इसकी एंट्री करो, शेयर प्रीमियम डेबिट कैश। मैंने यूं लिखा था, बल्कि मैंने कहा ये कॉस्ट है ना, इशू कॉस्ट, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट लिखकर मैंने कहा था नहीं ये एक्सपेंस है शेयर्स को इशू करने का। अकाउंटेंट्स कहते हैं इसको इक्विटी इशू करने की कॉस्ट, तो इक्विटी में ही चार्ज करो ना। तो इसको हमने कहा था एक्सपेंस में नहीं डेबिट करेंगे। अगर आपके पास शेयर प्रीमियम पड़ा है तो पहला उसका हक है, अगर वो नहीं पड़ा तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर दो। तो ये एंट्री बनती थी इसकी, सॉरी 11। ठीक है, नहीं इसके अंदर ना वो मतलब ये नहीं कहते कि ये एज अ डिविडेंड है तो डिविडेंड में जाए, बल्कि वो कहते हैं बस इसको पहले उधर ही करो शेयर प्रीमियम में, अगर ना हो तो फिर, मतलब आप कह सकते हैं वैसा ही है। क्योंकि वहाँ पे भी तो खैर वहाँ पे तो हमने ये कहा था कि अगर उसने एज अ डिविडेंड कहा है तो शेयर प्रीमियम पड़ा भी हो तब भी हम उसको नहीं छेड़ते, हम रिटेन्ड अर्निंग में हिट करते हैं। तो इसके लिए बहरहाल ये रूल रखो,
शेयर प्रीमियम पड़ा है तो पहले उसको यूज़ करो, ना हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या, इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट की एंट्री बताओ। शेयर प्रीमियम आज तो डेबिट हो रहा है इधर, ठीक है, इशू कॉस्ट और कैश क्रेडिट। वो कैश क्रेडिट तो हम यहाँ दिखाते ही नहीं होते। ये भी तो डिविडेंड पे किया आपने, डिविडेंड नहीं, अच्छा ये अगर कैश डिविडेंड होता, कैश डिविडेंड जब होता है तो हम करते हैं ना रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और कैश या डिविडेंड पेबल क्रेडिट वो तो यहाँ नहीं ना दिखाते। ठीक, अच्छा जी, इशू कॉस्ट भी हो गई। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम जगह और बना लें, क्योंकि 3 चीज़ें आनी हैं अभी मेरे हिसाब से। तो एक पैट ने आना है, एक OCI ने आना है और एक ट्रांसफ़र ने आना है। ये तीनों चीज़ें हमारी सवाल में मौजूद हैं, ठीक है। तो पैट 21, फिर OCI 21 और फिर ट्रांसफ़र 21, ठीक है। कहते हैं तो थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं, ज़रा तंगी तंगी ना महसूस हो, खुला डुला लिख लेंगे इनको, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। उफ। जी क्या था वैसे, ये 31 दिसंबर 22 नहीं 21, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो भाई खुला डुला हो जाओ, खुला डुला हो जाओ, चलो भाई, चलो भाई, खुला डुला हो जाओ जी। OCI 21, सर इतना खुला डुला कर दिया वो फिर तंग लग रहा है अगला, चलो कोई नहीं, खैर है। अब ट्रांसफ़र, अच्छा अच्छा, 1 मिनट नहीं उठिया, बह के पढ़ाया सो अज। तो मैंने कभी कहा है आपको 1 मिनट नहीं खड़े होके पढ़ते, हर वक्त बैठ के पढ़ते रहते हो हैं? कभी कहा है मैंने? मुझे पता है जो आप लोगों को आज दुख है, मुझे पता है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये दुख हो आपको कभी। आप लोगों ने ना, नो वे, यही तो मैंने आज नहीं होने देना, ठीक है जी। हाँ, चाहता भी मैं यही था। नेक्स्ट पैट। देखो भाई साहब, गलती तो हुई है, एहतियातन पैट को ब्रैकेट में रख लो, क्या पता पैड में कोई एडजस्टमेंट ना आई तो वो काट देना वो ब्रैकेट और सामने जाके लिख देना, क्या मसला है, ठीक है। तो 195.21 का प्रॉफिट है, गलत वाला 195, और OCI फॉर द ईयर रोज़ वाला ही आता है ना, वो कितना है 115। इसमें ना कोई गड़बड़ इसलिए हो सकती है कि उन्होंने सरप्लस रिकॉर्ड वो रीवैल्यूएशन नहीं की, सरप्लस आए चाहे लॉस आए, इसने तो एडजस्ट होना था ना। अब वो बाकी सारे एसेट्स का आ गया होगा ना, उसने सिर्फ इस बिल्डिंग की बात की है कि वो एडजस्ट नहीं किया। बहरहाल अगर कोई एडजस्टमेंट इन दोनों में ना हुई तो 195 निकलेगा, इधर आ जाएगा, 115 निकलेगा, इधर अपने घर आ जाएगा। और अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो करके ले आएंगे इनको। लेकिन अगली बात बताऊं क्या, ट्रांसफर की फिगर को भी चेक कर लेना कहीं फाइनल है कि नहीं है, ये आज नई चीज थी, ठीक है। ट्रांसफर क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा, 3 है ना, अच्छा वो दूसरा है 26। बच्चों बात पता है क्या है, आपने एडजस्टमेंट को पढ़ा तो था पर्चे में, तो कम से कम 23 है 26 है 26। एडजस्टमेंट क्या थी, रीवैल्यूएशन होनी थी, नहीं की। अब आपको पता है जब, और नज़र भी आ रहा है 50 का सरप्लस है, और ये भी नज़र आ रहा है प्रीवियसली इस बिल्डिंग का लॉस भी आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें हिट होनी है। प्रॉफिट एंड लॉस ने भी हिट होना है, रिटर्न सरप्लस ने भी हिट होना है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कुछ रह गई होगी उसने भी हिट होना है। तो मैंने इन तीनों को क्या रख लिया, रीवैल्यूएशन जो नहीं की, और रीवैल्यूएशन करें तो सरप्लस आता नज़र आ रहा है, पुराना लॉस कम है सरप्लस ज़्यादा है, लॉस हिट करेगा और फिर सरप्लस बचेगा तो फिर डेप्रिशिएट भी होगा इंक्रीमेंटल वाला वो, तो ये सब कुछ तो ये तीनों चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ना है। इसलिए तीनों को मैंने कहाँ रख लिया, ब्रैकेट में। जैसे बिस्कुट होता है वैसे ही ब्रैकेट। यार वैसे ना कसम से। अच्छा, वर्किंग नंबर, लो जी आखिरकार हम पहली वर्किंग कर रहे हैं अपनी, ठीक है। और ये हमारी मशहूर ज़माना वर्किंग होगी। डेट डेस्क्रिप्टियन की ना है आजकल एसिड दा, बाय एसिड ही है, हाँ ठीक है लिख लो। उसके बाद रेवोल्यूशनरी सरप्लस और PL,
लो भी मेरे प्यारे बच्चों और मेरे पागल खानों, उसने बोला है 31 दिसंबर 21 पर बुक वैल्यू कितनी है 350, और वो कहता है 31 दिसंबर 19 पर प्रीवियस रीवैल्यूएशन में 24 का लॉस भी इस पर आया था। अभी भी 24 ही पड़ा होगा फिर, यानी कि 31 दिसंबर 19 पर एसेट की बुक वैल्यू क्या थी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उसने मुझे 31 दिसंबर 20 की बुक वैल्यू दे दी है। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ मुझे 31 दिसंबर 19 से पहले जाने की तो बिल्कुल वैसी ज़रूरत नहीं है ना। 31 दिसंबर 19 की रीवैल्यूड अमाउंट क्या थी जिस दिन वो रीवैल्यू हुआ था? मैंने कहा जी पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नवंबर 20 की शाम को जो डेप्रीसिएशन होनी थी वो उसने मुझे नहीं बताई है और वो उसने कर दी है, और 31 दिसंबर 20 की शाम को उसने मुझे बताया है कि बुक वैल्यू कितनी है 350। ये बात से मुत्तफिक हैं आप? 31 दिसंबर द हेड ऑफिस बिल्डिंग हैड आ बुक वैल्यू 31 दिसंबर 21 है। चलो अच्छी बात है, जान दोस, कोई ज़रूरत नहीं, जान दोस, मुझे 20 की भी नहीं चाहिए। 31 दिसंबर 21 की डेप्रीसिएशन भी उसने कोई नहीं दी, और 21 अच्छा सॉरी रीवैल्यूएशन हो किस दिन रही है? 21 पे। थैंक गॉड जी, वो 19 की तो मैंने लिख दी ना। अच्छा, ये बुक वैल्यू डेप्रीसिएशन के बाद वाली कितनी है 350, ये उसने मुझे बता दी। मुझे ऊपर वाली कहानी से कोई सरोकार रह जाता है? आप खुद बताओ। एसिड की हद तक कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 पर बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट कितनी है 350। बस एडजस्टमेंट यही है, फिर छुट्टी दे देता हूँ, फिर सवाल तो आप पूरा कर लेंगे, वरना ये यहाँ पे तैयार हो गया तो मैं कल पूरा कर दूंगा, नो इशू, ठीक है। अच्छा, अगली बात वो कहता है कि जब पिछली बार रीवैल्यूएशन आई थी ना तो सरप्लस कोई नहीं था। रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ 24 वाज रिकॉर्डेड ऑन 31 दिसंबर 19 ऑन इट्स प्रीवियस रीवैल्यूएशन। कितना जी? 24 का लॉस है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, जरा दोबारा पढ़ें। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ RL's बिल्डिंग हेड ऑफिस was determined at 400 on 31 दिसंबर 21. However, revaluation was not incorporated as change in revalued amount was considered। चबल मारी इन्होंने। हेड ऑफिस बिल्डिंग had a carrying value of 350 on 31 दिसंबर 21 एंड हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। पिछले साल 24 का क्या आया था? लॉस आया था। अब अगर रिमेनिंग लाइफ 31 दिसंबर 21 पर 10 साल है तो 31 दिसंबर 20 पर कितनी होगी, और 31 दिसंबर 19 पर मतलब 12 साल यूज़ कर सकता हूँ मैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर 20 के साल में मुझे नहीं पता एसिड कितने से डेप्रीशिएट हुआ, लेकिन क्योंकि एसिड है कितना, लेकिन इस 24 को डिवाइडेड बाय 12 करना था। कितना आता है? 2 प्लस, सुभान अल्लाह यार, ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। मैं आप बता रहा हूँ, पहली बार ये सवाल करा रहा हूँ तो आई एम लविंग इट। नेक्स्ट 22 आ गया, लेकिन अभी कहानी नहीं रुकी, आगे भी यही हुआ। इसका नहीं पता, लेकिन अब इसका तो पता है। 24/12 दोबारा और 2, और क्या बच गया? 20 का लॉस। तो 15 नंबर में से इस एडजस्टमेंट के कितने 3-4 हो जाएंगे मिला जुला के, बाकी नंबर तो थे ना। ऐसे सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। 15 में से मेरे कितने हैं? 10 11, ओके डन फाइन। लेकिन जिन्होंने इस एडजस्टमेंट को देखकर कहा सवाल ही नहीं हो सकता, उन्होंने सारे आसान नंबर छोड़ दिए। इसको एडजस्टमेंट को छोड़ के मैं सवाल करवाता हूं आपको, 80% फिगर्स सही पहुंच जाएंगे, ठीक है। इतना मैं शबाज शरीफ माइक ही मैंने तोड़ दिया है, जज्बाती हो गए। अच्छा जी, तो आज बेटा यही बातें ही हैं, आज चाय की जगह भी बस यही है, लतीफ़े शतीफ़े से आज पेट भरो, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? अच्छा जी, अगली बात। अब इस दिन वो जो होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, तो बस हम करते हैं ना, ठीक है, करें, शाबाश। 31 दिसंबर 21 पर एक लाइन खाली छोड़कर वो जो उन्होंने नहीं किया
वो करें, रीवैल्यूड अमाउंट लिखें 400 और आ गया 50 का सरप्लस। ये सरप्लस पहले जाके लॉस को खा जाएगा और 30 फिर भी बच जाएगा और ये जाएगा इवन सरप्लस OCI से होकर। अब इसकी एंट्री हम आप फरमा दें, मैं तो करता हूं एंट्री, आप फरमाते हैं एंट्री, फरमाएं। एसेट डेबिट, हमने कोई नहीं बनाना एसेट का अकाउंट। खैर चलो अब मैं लिख देता हूं एंट्री जो हुई, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये वाली एडजस्टमेंट एसेट को डेबिट करेगी, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको डेबिट करना, एसेट नहीं बना रहा। ये वाली एडजस्टमेंट मेरे 21 वाले सरप्लस को क्रेडिट करेगी। ये जो सरप्लस पड़ा है इसमें ये शामिल है 30? नहीं शामिल है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये रिवैल्यूएशन इन्होंने करनी थी और इन्होंने नहीं की। तो हम अब क्या कह रहे हैं, करके देखते हैं। किया हमने तो OCI में कितना इंक्रीज है 30 और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंक्रीज है, और वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस मैंने दे दिया सिर्फ आप लोगों के लिए। वैसे ये इतना बड़ा बड़ा रेफरेंस देने के बजाय यहाँ पे मैं लिख दूँ वर्किंग 1, ठीक है, दोनों के लिए। आपको समझ आ रही है? ओके डन। अच्छा जी, अब ओहो ये तो सवाल आ गया, सोल्यूशन तो यहीं पे जी। अच्छा बच्चों, अब ये क्या हुआ है, ये तो 2021 ठीक हो गया। मैं तो कहता हूँ 2021 को क्लोज कर देते हैं, क्या ख्याल है? कर दें 2021 को क्लोज कर दें। अगर इस एसेट की बात करें तो 2021 में इसकी कोई भी ट्रांसफर की एंट्री नहीं आनी थी। थैंक गॉड। ये जो ट्रांसफर है इसको कहो भाई तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, तुझे आज कोई मसला नहीं, तुझे आज कोई किसी ने मसला नहीं किया। 26 यहां से निकालो, यहां फेंक दो, ये एज इट इज आ गया। ये किसी को समझ नहीं आएगा, उसने ये तो लिख ही दिया होगा, ये नंबर मिल गए। मैंने क्यों ये एडजस्टमेंट की? क्योंकि इस रिवैल्यूएशन करने के बाद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो पहले से जितने एसेट्स की उन्होंने की हुई वो सही है, इसकी तो डेप्रिसिएशन हुई नहीं इस साल, अगले साल में ये फर्क भी आएगा, ध्यान करना डेप्रिसिएशन में, ठीक है। चलें अगले साल, अगले साल से पहले इस साल को क्लोजे करें। चलो अब वर्किंग बड़ी जगह मिल गई है, वर्किंग इधर ही लिख लेते हैं, वर्किंग वन, ठीक है जी। फरमा दें 11, हाउ कम जी, कितना 215, 11 कहाँ से आ गया, 145। चलें जी, अब और तो कुछ नहीं है, साल ख़त्म हो गया, क्लोजिंग बता दो मुझे। 1100 कुछ भी नहीं, 209, हाँ ये सर ज़रा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले क्या कर रहे थे, 87 और यहाँ 51। चल अगले सवाल में कुछ था ही नहीं, अगले साल में बस एक शेयर्स इशू हैं रिन्यूअल वाले और एक ये एडजस्टमेंट आगे बढ़ा लेनी थी, और क्या, कुछ भी नहीं है। डिस्पोजल हुआ है, चलो देख लेते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। अब मैं तो कहता हूं पहले इसको फटका ही दें। हाँ जी, अगला साल हुआ तो अगले साल में 31 दिसंबर 22 में डेप्रीसिएशन होनी है। अब 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर उन्होंने कहा रिमेनिंग लाइफ इस दिन 10 साल थी, ठीक है ना, तो अब वही रिमेनिंग लाइफ आगे यूज होनी है ना, 22 ना लिखा करो पहले बेशक, क्योंकि इस फिगर को डेप्रिशिएट करना है। और ये फिगर कहाँ खड़ी है, 31 दिसंबर 21 पे, तो फिर वहां पर तो रिमेनिंग लाइफ 10 है ना, यहाँ खड़े होकर 9 नहीं निकाल लेनी, कभी भी निकाला था हमने ऐसे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 22, 400 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 10 जी, उसको मैंने अब क्या करना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे क्यों टाइम ज़ाया करूं, मुझे बस ये 2 एंट्रीज दरकार हैं। ये एंट्री है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाती होती है, आपको पता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट जो भी क्रेडिट करे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कितनी अमाउंट है, 40। और अगली एंट्री मुझे ये वाली चाहिए, वाह जी, ये क्या एंट्री है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट।
अब ये दो एंट्रीज के असरात मेरे सवाल पे क्या होंगे ज़रा सोच के बता दो। क्या ये 40 रुपए की डेप्रिसिएशन इन्होंने ऐड की हुई होगी? क्योंकि उन्होंने ये रिवैल्यूएशन तो की ही नहीं थी। इन्होंने भी कुछ डेप्रिसिएशन तो ऐड की होगी, लेकिन ये एसेट इनके हिसाब से 350 पे तो पड़ा ही था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है ना, ये ड्राफ्ट में से इन्होंने उठाया है मेरे दोस्तों जी। तो डेप्रिसिएशन कुछ तो उन्होंने चार्ज की होगी कि नहीं? उन्होंने क्या कहा है? रिवैल्यू नहीं किया था जी, हमने रिवैल्यू नहीं किया था, तो उनका एसेट कितने पर पड़ा है? ये काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन डेप्रिसिएशन तो की होगी। क्या ख्याल है? 22 के साल की ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, डेप्रिशिएट तो किया होगा ना। इसको पिछले साल के एंड पे 400 पे लेके नहीं गए थे, 350 वाला एसेट तो पड़ा था, तो डेप्रिशिएट तो इन्होंने किया होगा। और इसकी एंट्री क्या की होगी? इसकी एंट्री, मैं इशारा दे रहा हूं, इसकी एंट्री कोई नहीं होती, कोई नहीं है, मतलब डेप्रिशिएट उन्होंने किया होगा, लेकिन कितने से? इस दिन रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, 35 से उन्होंने इस साल डेप्रिशिएट किया होगा। हम कह रहे हैं नहीं, रीवैल्यू हो जाता तो होता 40 से, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी हम, मतलब सॉरी, शॉर्ट कितनी डेप्रिसिएशन है जिसको हमने चार्ज करना है मजीद? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए, 5 रुपए और 5 रुपए, क्योंकि ये क्या है, ये होना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूं उन्होंने भी तो कुछ कर दिया, उन्होंने भी तो डेप्रिसिएशन डेबिट, नीचे वाला काम उन्होंने नहीं किया हुआ, क्योंकि वो तो उन्होंने सरप्लस माना ही नहीं था कि है, लेकिन ये तो उन्होंने किया था। कैसे आपको पता लगा? जी एसेट जो पड़ा है 350 का एसेट पड़ा है, डिवाइड बाय 10 इन्होंने किया होगा, तो 35 की डेप्रिसिएशन तो इन्होंने चार्ज कर ली थी। हम गलती सही करने आए हैं, तो भाई 40 से होना चाहिए था, हो चुका 35 से। साकिब आ गए हैं फॉर्म से और मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ। ठीक है, सुबह से जाता है ये 9 बजे से, और देख लो क्या टाइम हो गया, बस जुदाइयाँ पड़ गई अब तो जी। तो ये होना चाहिए था, ये हो चुका है, डेप्शन होनी चाहिए थी 40 की, हो गई है 35 की। सिर्फ एक एडजस्टमेंट मसले वाली है भाई, बाकी सवाल में कोई मसला नहीं। बहरहाल तो क्या कर लो, 5 से मजीद डेप्रिशिएट करो, यानी डेप्शन बढ़ाओ। डेप्शन का बढ़ना इस साल में प्रॉफिट को कम करेगा, तो इस साल को तो मैंने अभी तक प्रॉफिट ही नहीं लिखा। चलो अब बाकी चीज़ें बाद में लिखेंगे, पहले ये प्रॉफिट ही लिख लेते हैं। क्या ख्याल है? पैट, हाँ पता है मुझे, पैट कितना है गलत वाला? OCI कितना है गलत वाला? है ही कोई नहीं, लिख लेते हैं। कोई पता है कहीं से आ जाए? ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र कितना है? अच्छा, ट्रांसफ़र कितना है जी? 30 का। पैट कितना है गलत? OCI कोई नहीं है, चलो मैंने लिख दिया वैसे ही। और ट्रांसफ़र कितना है? 30। अच्छा, अब मैंने क्या कहा जी, इस साल में प्रॉफिट 5 से कम करो। क्यों? डेप्रिसिएशन 5 रुपए से कम चार्ज हुई है, जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अच्छा, अगली बात, ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये तो सिरे से हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रिवैल्यू किया ही नहीं। जब किया नहीं तो ये 30 सरप्लस आया नहीं, उनका तो लॉस ही पड़ा था, वही कम हो रहा होगा, उसकी एंट्री नहीं होती। तो ये होना था, ये नहीं हुआ। अब ये भी करना पड़ेगा। ये क्या है? ट्रांसफ़र की एंट्री होनी थी, नहीं हुई, मतलब ये 3 रुपये ट्रांसफ़र में नहीं आया। तो हम गए इधर, हमने कहा ओ ट्रांसफ़र +3 है तेरे अंदर, ये रह गया है, उन्होंने रिवैल्यू नहीं किया था। घर पे तसल्ली से कोई नहीं, इस एडजस्टमेंट को देखोगे इंशाल्लाह मज़ा करेगी। वर्किंग 1 ही चल रही है और वर्किंग 1 ही चल रही है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। बाकी सवाल अब देख लें, क्योंकि नमाज में सब सिर्फ 5 मिनट रह गए। इसको मैं कंप्लीट भी कर दूंगा, लेकिन अगला क्या है? वो कहता है 2022 में एक आइटम बिका है अपनी कैरिंग वैल्यू पे, यानी कोई गेन नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका 75 मिलियन सरप्लस में पड़ा हुआ था, जो कि रिमेनिंग है अभी तक। तो क्या करोगे? इस ट्रांसफ़र के अलावा इस 75 को भी ट्रांसफ़र कर दोगे, इंशाल्लाह कर लोगे आप। फिर ये शेयर्स बिल्कुल उसी तरह से इशू करने हैं जैसे ऑर्डिनरी इशू करते हैं, बस इनकी एंट्री इरिडीमेबल वाले कॉलम में कर देना। फिर 5% कैश डिविडेंड देना, तो उसने कहा है ऑल शेयर्स पे दिया है, तो
ऑर्डिनरी पे भी देना, प्रेफरेंस पे भी दे देना, बस शेयर सारों के ऊपर आपने डिविडेंड दे देना है और उसके बाद सवाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पिक्चर ले लेनी है। हाँ जी, मैं वर्किंग दे देता हूँ आपको। वर्किंग, ये वाली वर्किंग, अलग अलग तस्वीर बनाएं जी। पहले आप इसकी तस्वीर बनाएं, जितना सवाल हो गया है इतनी तस्वीर बेहतर है वैसे। उसके बाद ये अलग कर, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।